Hi students, how are you? I hope you are fine. Today learn 12th class Physics Unit 4. Our topic is Transformer. Very important topic है, पेपर के हिसाब से 5 मार्क्स का आता है ये। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, सुना है सभी ने, देखा भी है, लेकिन इसके बारे में हम देखते हैं भी कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे इसकी थ्योरी है, क्या इसका प्रिंसिपल है, किस तरह का होता है, क्या इसके यूजेज हैं। तो ये हम करते हैं। देखिए पहले देखते हैं भी क्या होता है। द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। यानी कि ये वो डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग, यानी कि एसी की बात हम कर रहे हैं, एसी वोल्टेज या एसी करंट, उसकी वैल्यू को क्या कर सकता है भाई, कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि हायर वैल्यू को मतलब कि क्या करता है भाई, लो कर देता है, और लो को हाई भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। देखिए दो तरह का होता है एसी के बेस पे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफर विच इंक्रीज द एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज को जो इंक्रीज कर दे उसे क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, द ट्रांसफार्मर विच डिक्रीज एसी वोल्टेज, जो एसी वोल्टेज को डिक्रीज कर दे, मतलब कि कम कर दे, वो क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दोनों ही काम आते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल भी दोनों का एक ही है, स्टेप अप का भी और स्टेप डाउन का भी। देखिए ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हम पीछे करके भी आए हैं टॉपिक में, और 10th क्लास में भी म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा हुआ है। मतलब कि एक कोयल के दूसरी कोयल के पास लेके आते हैं तो मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये हम करके आए हैं सारा। तो इसके बेस पे एक काम करता है, दैट इज व्हेन वेयर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कोयल चेंज। एक कोयल के लिंक, एक साथ में है कोयल, दूसरी उसके साथ में है। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, मतलब कि ईएमएफ चेंज हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिससे चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसकी व्हेन वेयर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कोयल चेंज, दूसरी कोयल के ऊपर क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए। एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कोयल, एक का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, दूसरी में क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस, दूसरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, उसकी वजह दूसरी में हो गया। मतलब एक का दूसरी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, दूसरी कोयल का दूसरी के ऊपर। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा, मान लीजिए कोयल ये है, एक प्राइमरी कोयल है, एक सेकेंडरी कोयल है, इसके जो चेंज होता है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। और इसकी वजह से जो चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यानी कि ये किसके ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है, जिसमें एक का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरी नेबरिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है दूसरी कोयल में। देखिए इसके बाद आती है इसकी कंस्ट्रक्शन, यानी कि बनावट। ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। देखिए ये ले रखी है हमने, जो ये सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर जो लिखा हुआ मैंने, सॉफ्ट आयरन की कोर होती है ये। तो इसको लैमिनेटेड है लिखा हुआ, जैसे ये देखो, ये इस तरह से आपस में अलग अलग ये हैं खींचा हुआ, मतलब सभी क्या है, लैमिनेटेड हैं आपस में। वेल इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से क्या है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब कि एक दूसरे के बीच में इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है, मतलब कि करंट एक दूसरे के आर पर नहीं जा रहा है। तो फिगर ए में दिखाया हुआ है, टू कोयल्स, एक कोयल को नाम दे दिया मैंने प्राइमरी कोयल, यानी कि P1 P2, और दूसरी कोयल को क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी कोयल S1 S2। सेकेंडरी कोयल का नाम क्या दे दिया, S1 S2। तो ये सेकेंडरी कोयल है यहाँ पे, S1 और S2, इस तरह से। तो ये दोनों कोयल हैं, एक जिस तरह से, तो वेल इंसुलेटेड फ्रॉम, एक दूसरे से इंसुलेट, तो कोयल दोनों हैं वो एक दूसरे के बाउंड है, कोयल के ऊपर, इसके ऊपर बाउंड है, ये भी इसके ऊपर लिपटी हुई है, ये भी इसके ऊपर लिपटी हुई है, और एक दूसरे से भी क्या है, ये इंसुलेटेड हैं, और इस कोर से भी क्या है, इंसुलेटेड हैं। द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो ईएमएफ यानी कि जो एसी वोल्टेज हम देने वाले हैं, मतलब कि इसको वो कहाँ से देते हैं भाई, इनपुट से देते हैं। मतलब कि एसी सोर्स को दिखाया हुआ मैंने, इनपुट एसी प्राइमरी कोयल के माध्यम से दी जाती है, वो किसके साथ दी जाए, ट्रांसफ़र करी जाती है प्राइमरी कोयल से। एंड लोड रेजिस्टेंस अप्लाई किया हुआ सेकेंडरी कोयल ये है S1 S2, और उसके साथ एक स्विच लगाया हुआ है, मतलब स्विच को ऑन कर दिया तो मतलब कि काम करना शुरू कर देगा ये, और ऑफ कर दिया तो काम बंद हो जाएगा। तो इस तरह से रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं।
ये इनपुट AC हमने दी, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। तो R क्या है, कनेक्ट कर रखा है इसके साथ। तो इस तरह से ये इसकी क्या थी भाई, सर्किट था इसका, सर्किट डायग्राम। इसके बाद आती है थ्योरी और वर्किंग, किस तरह से वर्किंग करता है और क्या थ्योरी है इसकी। देखिए, द प्राइमरी कोयल हैज़ NP टर्न। मान लीजिए प्राइमरी कोयल जो ये थी, इसके टर्न कितने हैं, NP। नंबर ऑफ टर्न कितने भी हो सकते हैं, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न की। अगर हम प्राइमरी कोयल के नंबर ऑफ टर्न कम रखते हैं सेकेंडरी कोयल से, तो फिर ये क्या होता है भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। मतलब फिर AC यहाँ से हमने जो दी, यहाँ पे हमें क्या बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ के मिलेगी। लेकिन अगर इसे उल्टा होता, ये जो कोयल है मतलब कि जो वाउंडिंग है इधर ज़्यादा हो जाती और इधर कम होती, तो फिर ये क्या होता है, स्टेप डाउन हो जाता। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का होता है। तो इसकी देखिए, फिर अब नंबर ऑफ टर्न इस पर मैंने क्या ले लिए, पहले मान लीजिए NP हैं, कितने भी हो सकते हैं। इसी तरह से इसके नंबर ऑफ टर्न क्या ले लिए, NS सेकेंडरी कोयल के। तो व्हेन अल्टरनेटिंग EMF इज अप्लाई अक्रॉस द प्राइमरी कोयल, प्राइमरी कोयल के अंदर EMF यानी कि जिसको हम AC वोल्टेज बोल रहे हैं, वो अप्लाई की जाती है। तो उस केस में देन इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड EMF। जो EMF अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, EMF इंड्यूस हो जाता है, एक इंड्यूस EMF, जिसकी वजह से ड्यू टू द, किसकी वजह से हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट चेंज हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो गया। तो उसके यानी कि इंड्यूस्ड EMF जो प्राइमरी कोयल में प्रोड्यूस हुआ, किसकी वजह से हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि फ्लक्स क्या होता है, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और d∅/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब NP क्या, इसके नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न के यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे नंबर ऑफ टर्न होंगे उसी के हिसाब से चेंज होगा। और माइनस में इसलिए क्योंकि जो EMF हमने दी, जो वोल्टेज हमने दी, ये इसके क्या है, उसके अपोजिट है, इसलिए माइनस के NP d∅/dt ले लिया। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में EP यानी कि प्राइमरी जो कोयल थी उसकी वजह से EMF जो वोल्टेज हमने दी उसके अपोजिट EMF प्रोड्यूस हो गया, किसके कारण, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। तो यानी कि वो क्या हुआ, EP अपोजिट है जो हमने वोल्टेज दी उससे, इसलिए क्या ले लिया, माइनस में ले लिया भाई। अब इसी तरीके से सेकेंड सेम, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कोयल, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सेम ही होता है। कोयल है द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कोयल, तो उसके अंदर सेकेंडरी कोयल भी क्या हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ कोयल टर्न उसके चेंज हो गए। नंबर ऑफ टर्न क्या है, बेस के NS है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्या हो रहा है, d∅/dt, जो यहाँ हुआ था उतना सेम टू सेम, लेकिन टर्न का फर्क है। ये भी इसका अपोज करता है, अपोजिट है EMF, तो इसके लिए इसको भी क्या दिया है, माइनस में। अब ये इक्वेशन 1 यानी कि EMF यानी कि जो वोल्टेज आई है प्राइमरी कोयल की, इंड्यूस्ड वोल्टेज, और ये ES जो सेकेंडरी की है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एक दूसरे से। देखिए, फिर डिवाइड करने के बाद क्या आ गया रिजल्ट है, EP बटे में ES या फिर NP बटे में NS। इसी के मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, दोनों तरफ से उल्ट के लिख दिया मैंने, ES बटे में EP और NS बटे में NP। ये जो वैल्यू है कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू रहती है इनका रेशो, तो इसका मतलब ये K के बराबर है। अगर K की वैल्यू, K को हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कह सकते हैं या फिर टर्न रेशो, जैसे टर्न का रेशो है ना, ये NS सेकेंडरी कोयल के टर्न है, NP प्राइमरी कोयल के टर्न। तो इस तरह से जो K की वैल्यू आती है, अगर K की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव कब आएगी K की वैल्यू, जब NS ज़्यादा हो, मतलब सेकेंडरी कोयल के टर्न ज़्यादा हों। जैसे अभी ये बताया था, इधर ये ज़्यादा कोयल है कि टर्न ज़्यादा है NS, तो ये फिर क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ES इसमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, EP से वोल्टेज बढ़ के देगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप अप। ऐसे K अगर लेस देन 1 है तो NS लेस देन NP हो जाएगा, फिर टर्न इसके सेकेंडरी कोयल के कम हो गए और इसकी वोल्टेज भी फिर कम आएगी, तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस तरह से 2 तरह का ट्रांसफार्मर है हमारा। तो इसके लिए कुछ एजम्पशन हमने मानी है, जो अज्यूम करके चले हैं, 3 बातें हैं। देखिए, प्राइमरी कोयल का जो रेजिस्टेंस है या करंट है वेरी स्मॉल लेके चलना है। ऐसे ही देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दोनों का सेम होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल के केस में, यानी कि उसका, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं भाई, अगर ऐसा है तो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हम कर रहे हैं। तो लीकेज ऑफ फ्लक्स नहीं होना चाहिए,
द सेम फ्लक्स लिंक बोथ दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल, दोनों कोयलों में फ्लक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे है सेकेंडरी करंट इज स्मॉल, सेकेंडरी कोयल में करंट क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तभी जाके फिर वोल्टेज क्या आएगी, हाई आएगी। देखिए इफ़ द ट्रांसफार्मर इज अज्यूम टू बी 100% एफिशिएंट, 100% एफिशिएंसी मतलब उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं जिसमें नो एनर्जी लॉस, कोई लॉस नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चल रहे हैं, हमें मान लीजिए इसमें 100% एफिशिएंसी है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर इनपुट पावर जो हमने दी थी एसी की बराबर है आउटपुट जो हमने रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ली थी। देखिए अभी ये देखिए यहाँ पे इनपुट दिया था और यहाँ पे क्या लिया था, इसके सेकेंडरी कोयल के अकॉर्डिंग आउटपुट। तो प्राइमरी कोयल के अकॉर्डिंग पावर क्या हो जाएगी, फिर पावर क्या होती है, आई इंटू वी होता है पावर। तो आई का इसके प्राइमरी कोयल के अकॉर्डिंग करंट क्या है, आई पी, वोल्टेज क्या है, ई पी, और सेकेंडरी कोयल करंट क्या है, आई एस, वोल्टेज क्या है, ई एस। तो इसका हम फिर क्या लिख सकते हैं, ई एस के बटे में ई पी लेंगे और आई पी के बटे में आई एस, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम 4 नंबर इक्वेशन और ये इधर जो 3 नंबर इक्वेशन आई थी इनको कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ भी ई एस बटे में ई पी है और यहाँ भी क्या है, ई एस बटे में ई पी है। इसका मतलब ये चारों यानी कि क्या बराबर हैं, तो इनको तीनों लिख सकते हैं, ई एस बटे ई पी ये वाला, ये किसके बराबर है, ये आई पी एन एस बटे में एन पी, और ये बराबर है सारा आई पी बटे एस यानी कि आई एस, ये किसके बराबर था, के बराबर है। तो अब के की वैल्यू के हिसाब से स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो के क्या आता है भाई, के क्या आता है, बड़ा आता है 1 से, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। तो उसका मतलब क्या है भाई, के 1 से बड़ा होगा तो आई पी ज़्यादा है, मतलब कि प्राइमरी कोयल में जो पहले वाली कोयल जो लगाई है लेफ्ट साइड में, उस समय स्टेप अप की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय करंट क्या है, ज़्यादा है, और आई एस सेकेंडरी कोयल में करंट क्या है, कम है, या फिर कहीं करंट कम है आई पी से ज़्यादा, आई एस में करंट कम और इसमें ज़्यादा, एक ही बात है दोनों। तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, फिर ई एस सेकेंडरी कोयल में वोल्टेज बढ़ेगी और प्राइमरी कोयल की वोल्टेज क्या थी, कम थी, तो स्टेप अप हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं भाई, करंट सेकेंडरी कोयल में जब वीक होता है, मतलब कि तो कोयल इज सेकेंडरी कोयल इज वीकर, सेकेंडरी कोयल में करंट अगर वीक होगा तो वोल्टेज क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो इसका मतलब कह रहा है जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर वोल्टेज कम होगी तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, उसके केस में क्या हो जाएगा भाई, स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा भाई, करंट कम होने की बजाय ज़्यादा, मतलब कि वोल्टेज क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी उसमें। तो ये उसका क्या है, उल्टा है, मतलब कि जैसे करंट कम होगा वोल्टेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो स्टेप अप में होती है। इसका उल्टा हो जाए, अगर करंट ज़्यादा हो जाए सेकेंडरी कोयल में तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो किसके केस में होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में होता है। इसके बाद आता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसको ईटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी देखिए जैसे कंप्यूटर के अंदर भी वर्ड होता है, आउटपुट हम देखते हैं इसमें, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। आउटपुट पावर जो है, आउटपुट क्या थी, सेकेंडरी कोयल की वोल्टेज और सेकेंडरी कोयल का करंट है, ई एस और आई, और इनपुट पावर क्या थी, ई पी और आई पी। अब इनका जो रेशा आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में नो पावर का लॉस, पहले मैंने बताया 100% एफिशिएंसी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कोई भी ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत लॉस ना हो, तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो एफिशिएंसी नॉर्मली 80% से लेके 99% तक आ सकती है, 100% कभी भी नहीं आ सकती। तो अब इसका कारण क्या है भाई, एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं आती, तो इसका कारण है एनर्जी का लॉस हो जाता है ट्रांसफार्मर में। वो कौन कौन से लॉस होते हैं वो देखते हैं हम। व्हेन ए ट्रांसफार्मर ऑपरेट, जब हम ऑपरेट करते हैं तो इनपुट एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन, इनपुट एनर्जी हमेशा ही आउटपुट से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होता है। तो पहले किसका कारण क्या होता है, कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉस क्या होता है, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल। जो कोयल है उनका कुछ ना कुछ दोनों का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कॉपर की बनी होती है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ क्या होता है, एनर्जी का लॉस। एनर्जी का जो फार्मूला होता था जूल का हीटिंग इफेक्ट I²RT, तो उससे क्या होता है भी हीट ज़्यादा हो जाएगी और एनर्जी का हीट के रूप में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसे हम कम कर सकते हैं, मतलब कि थिक वायर कॉपर की जो मोटी वायर का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से और भी लॉस हैं इसके। नंबर 2 पे लॉस है आयरन लॉस या एडी करंट्स लॉस कह सकते हैं जिसको। द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस एडी करंट पैदा हो जाते हैं इससे।
इन द आयरन कोर एंड काज हीटिंग, उससे भी क्या होती है, हीट बढ़ जाती है और जिसके कारण क्या हो जाता है, एनर्जी का लॉस। इसे कैसे कर सकते हैं हम, कम रिड्यूस कर सकते हैं भाई, लैमिनेटेड कोर होनी चाहिए, कोर क्या हो, लैमिनेटेड कोर, ठीक है। तो इसके बाद है भाई आगे, उसमें एडी करंट पैदा नहीं होंगे, कम से कम होंगे। इसके बाद है हिस्टेरिसिस लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, बार बार कभी मैग्नेटाइज होता है एसी के अंदर, कभी डीमैग्नेटाइजेशन होता है और आयरन कोर का, जिसकी वजह से एसी इज फेड टू, जिससे एसी इसको क्या कर देता है, फेड कर देता है इसको, मतलब कि कमज़ोर कर देता है। इट कैन बी मिनिमम बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक मटेरियल विच हैज़ लो हिस्टेरिसिस लॉस, तो इसलिए हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करेंगे यहाँ पे जिसका हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो, बहुत कम हो। इसके बाद है फ्लक्स लीकेज, जो फ्लक्स की हमने बात करी थी भी दोनों कोयलों पे सेम फ्लक्स होना चाहिए, वो नहीं रह पाता। देखिए, देयर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज दैट इज नॉट ऑल द फ्लक्स ड्यू टू द प्राइमरी कोयल्स पासिस थ्रू द सेकेंडरी कोयल ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ द कोर और एयर गैप, यानी कि इसके बीच में क्या होता है भाई, या तो डिजाइन अच्छा नहीं हो पाता जो कोर का है, या फिर उसके बीच में एयर वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्लक्स है दोनों कोयल का सेम नहीं रह पाता, उसका कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है इन द कोर। इट कैन बी रिड्यूस, इसे कैसे कम कर सकते हैं, बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल्स वन ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर कोयल को वाइंडिंग कर सकते हैं। वे तो दूर दूर थी, उन कोयलों को हम क्या करते हैं, जैसे ये दो कोयल थी, जिस तरह से बात अगर मैं करूं, ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, जैसे एक कोर की बात हम कर रहे हैं, एक सेल ट्रांसफार्मर होता है, उस केस में जो कोयल होती हैं, एक कोयल दूसरी कोयल के ऊपर होती हैं, बिल्कुल ऐसे, ये दूर दूर थी, वो एक कोयल दूसरी कोयल के ऊपर बिल्कुल वाइंड कर जाए, तो उससे ये लॉस हम कम कर सकते हैं, फ्लक्स लिंकेज। इसके बाद आगे आता है होमिंग लॉसेज या फिर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, तो ये इसमें क्या होता है, सम फ्रिक्शन होता है, सम फ्रैक्शन ऑफ पावर लॉस होता है, किसके कारण, नॉइज की वजह से, आवाज़ आती है जो फ्रीक्वेंसी होती है इसी की, उसकी वजह से ऐसा होता है भाई, इसकी वजह से भी एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो इससे सारे लॉस होते हैं, इसीलिए 100% एफिशिएंसी नहीं आ पाती। अब आती है सबसे मेन बात, जो बच्चे अगर पूछते हैं भाई, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, भाई किसी चीज़ के हम यूज़ क्या करते हैं। देखिए, यूज़ इसके बहुत सारे हैं, पता भी है तुम्हें, ट्रांसफार्मर छोटी छोटी चीज़ के अंदर यूज़ होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर यूज़ इन ऑलमोस्ट ऑल एसी ऑपरेशन, जो ज़्यादातर एसी ऑपरेशन में यूज़ होता है, जैसे वोल्टेज रेगुलेटर, चाहे वो वोल्टेज की बात हम करते हैं टीवी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर, रेडियो के अंदर, इन्वर्टर के अंदर। ऐसे ही ट्रांसफार्मर आर वाइडली यूज इन एसी टू डीसी कन्वर्टर जो होता है, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर का यूज होता है। इंडक्शन ऑफ फर्नेस, फर्नेस इंडक्शन के अंदर भी इसका यूज होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वेल्डिंग प्रोसेस पर्पज के लिए भी। ऐसे ही सबसे मेन पर्पज जो इसका मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 5वें नंबर पे, इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस तक एसी का ट्रांसफ़र करना, मतलब कि एसी जैसे कि हज़ारों किलोमीटर से दूर दूसरी तरफ भेजना, उसके लिए इसका हम यूज़ करते हैं। सबसे जो मेन इसका पर्पज़ है, देखिए, वोल्टेज एट पावर स्टेशन पे जो वोल्टेज क्रिएट करी जाती है, वोल्टेज जो होती है स्टेप अप किया जाता है, किसके द्वारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा। वहाँ पे कैसा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जब उसको आगे भेजते हैं तो स्टेप अप, यानी कि देखिए 1,32,000 वोल्ट तक की जो वोल्टेज होती है वहाँ से, एंड ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमिशन केबल, और फिर उसे केबल के द्वारा, वायर के द्वारा आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। यानी कि वोल्टेज अगर ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात हम पढ़ चुके हैं ट्रांसफार्मर का। तो उसके कम होने से, यानी कि कह सकते हैं भाई, हम इतनी पतली वायरों में से हम इतनी ज़्यादा वोल्टेज भेज सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए, द वोल्टेज, इसके बाद फिर क्या करते हैं, जो वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज थी उसको हम सीधा यूज़ नहीं कर पाते घरों में। देखिए, द वोल्टेज रिड्यूस इन स्टेप यूजिंग नंबर ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो फिर ये जो बिजली घरों में पहुंचती है, वोल्टेज थर्मल प्लांट से बन के, वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो वो उसके क्या करते हैं भाई, कुछ डाउन करते हैं, फिर देखते हैं भाई किस जगह पे कितनी वोल्टेज की ज़रूरत है, उसी के हिसाब से भेजते हैं, तो फिर आगे उसे सप्लाई करते हैं, फैक्ट्री में भेजते हैं कितनी वोल्टेज की ज़रूरत है। तो इसी तरह से रेजिडेंशियल एरिया में हम भेजते हैं, घरों में डोमेस्टिक जो यूज़ होती है हमारी लाइट, तो उसकी लाइट जो घरों में होती है 220 वोल्ट की होती है वो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कम हो गया,
तो यानी कि इसको कम करने के लिए फिर क्या किसका यूज़ हम करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जिससे 220 वोल्ट की हमारे गर्म बिजली पहुंचती है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानकारी में भी और पेपर के हिसाब से भी। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।